सो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल मेरे कॉमर्स के चीतो। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आप लोग अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। पिछली वीडियो के अंदर बिजनेस स्टडीज़ की हमने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया था, जो पार्ट 2 का आपका सिलेबस है 3 चैप्टर्स का। उसमें से हमने पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या था, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। उसके साथ साथ हमने उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा, कुछ डिसीजंस पढ़े हमने तीनों, फाइनेंसिंग, आपका इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड डिसीजन, उनके डिसीजंस को कौन कौन सी चीज़ें इंपैक्ट करती है वो भी हम पढ़ चुके हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कि हाँ भाई फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आज हम पढ़ेंगे जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर रहेंगे, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में, और कौन कौन से फैक्टर्स उनको इंपैक्ट करते हैं। एक छोटा सा इंट्रो एंड देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। देखो, हम लोगों ने पढ़ लिया फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, डिविडेंड डिसीजन लेते हैं। बिजनेस को डिफरेंट फाइनेंसिस चाहिए, उन सब के लिए हमको सोचना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजर को। एक फाइनेंशियल मैनेजर को कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में सोचना पड़ता है एक बिजनेस के। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक बिजनेस का मिक्स होता है कि उस बिजनेस में डेट कितना होगा और इक्विटी कितनी होगी, उसका एक बेसिक सा मिक्सचर उसको ढूंढना पड़ता है। और जो ऑप्टिमल मिक्सचर वही होगा जो उसकी वेल्थ, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगा। ऑलराइट, यहां तक आई होप समझ गए हो। देखो, 2 किस्म से सोर्स ऑफ फाइनेंस आपको मैंने बताए थे। एक होते हैं हमारे शेयर होल्डर फंड्स, एक होते हैं बोरोड फंड्स। शेयर होल्डर के फंड्स, ओनर के फंड्स वो फंड्स हैं जैसे कि हमारा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी हमारी, ये सब आ गए हमारे ओनर्स के फंड्स। एक होते हैं बोरोड फंड्स, जो हम लोग लोन्स लेते हैं, डिबेंचर्स लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोन लें, बैंक से लोन लें, वो सब भी इंक्लूड होते हैं। अब एक फाइनेंशियल मैनेजर को सोचना पड़ता है कि मैं डेट ज़्यादा रखूँ, इक्विटी ज़्यादा रखूँ, दोनों बराबर रखूँ, या एक ज़्यादा रखूँ एक कम रखूँ, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आपका, इट इज द डेट इक्विटी रेशियो, ये इसका फॉर्मूला होता है। डेट अपॉन इक्विटी इज कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको मिटा ही देता हूं। हाँ, उसके साथ साथ इसको आप ये भी बोल सकते हो कि डेट कितना है आपका आउट ऑफ द टोटल कैपिटल। देखो, टोटल कैपिटल का फॉर्मूला होता क्या है, कैपिटल क्या होता है बिजनेस का, कैपिटल होता है आपका कि डेट कितनी है और इक्विटी कितना है। मतलब कि मैं लिख दूं डेट अपॉन टोटल कैपिटल, टीसी लिख देता हूं, या इसको तोड़ के लिख दूं, सेम चीज रहेगी। ऑलराइट, अब डेट और इक्विटी में क्या फर्क आया सर? देखो बेटा, डेट और इक्विटी में सिर्फ 2 मेन फैक्टर है जिस पे इफेक्ट आता है। सबसे बड़ा कॉस्ट और दूसरा रिस्क। अगर देखा जाए डेट और इक्विटी के बीच में, डेट जो है वो लेस कॉस्टली है। अच्छा सर, क्यों लेस कॉस्टली? देखो, डेट के अंदर आपको पता है जो बंदा है उधार पे सामान लेके आता है, ठीक है, वो बंदे को पता है कि मेरे को इंटरेस्ट भी मिलेगा साथ साथ, और मुझे रीपेमेंट भी, मेरे जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी भी देगा ये बंदा। तो इस बंदे को मैं 8%, 5%, 4% के हिसाब से दे देता हूँ, और डेट जो होगा ना आपको, वो 4-5% के आसपास आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट देने के ऊपर, ठीक है। लेकिन डेट अगर आपका कॉस्टली, लेस कॉस्टली है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है उसमें। सर रिस्क कैसे ज़्यादा? देखो, डेट वाले जो होते हैं लोग, जो डेट वाले होते हैं, उन लोगों को, आपको बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो, उनको आपको हर एक महीने या जब भी हो ना, बैंक की किस्त आपको डिपॉजिट करानी पड़ती ही है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको उसकी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन भी करनी है, पूरी रीपेमेंट भी आपको उसकी देनी पड़ती है, वो भी ज़रूरी है। वेयर एज इक्विटी शेयर्स में ऐसा कुछ नहीं है। इक्विटी शेयर्स के अंदर आप लोगों को कोई भी पैसा डिविडेंड के तौर में देना ज़रूरी नहीं होता। आपका जब मन चाहे आप डिविडेंड दे सकते हो, एंड में देना चाहे छोटा मोटा अमाउंट क्यों ना दे दो। लेकिन इन केस ऑफ डेट, डिबेंचर्स ले लो, लोन ले लो, आप लोगों को रिस्क ये है कि अगर गलती से भी किस्त रह गई, मतलब कि आपका जो पेमेंट देने की जो ऑब्लिगेशन है वो मिस हो गई है, आप लोगों का फाइनेंशियल रिस्क और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, आप लोगों का क्रेडिट स्कोर गिर जाता है और आपको लोन्स मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। ऑलराइट, 2 जगह पे डिफरेंस आता है। सबसे पहला आ जाता है कॉस्ट के ऊपर। मैंने बताया द कॉस्ट ऑफ डेट is lower than the cost of equity. The lender earns an assured return and repayment of capital and require a lower rate of return. Obviously बात है, उसको पता मुझे पैसे मिलने ही मिलने हैं, तो मैं 6-5% पे दे देता हूँ उसको, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज डिडक्टेड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखो, जब भी इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड होगा ना, इंटरेस्ट ऑन टैक्स होगा, वो लायबिलिटी के बाद आता है, टैक्स के बाद आता है। लेकिन
डिविडेंड जो होता है ना वो आफ्टर टैक्स कट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस का 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये प्रॉफिट है आपका। जब आप इंटरेस्ट देते हो ना वो टैक्स से पहले समझ लो आपने जो टैक्स था वो था आपका 5,000 का, 95,000 रह गया, इस पे आपने टैक्स देना। 95,000 पे कितना टैक्स दोगे? आप बोलोगे सर समझ लो 9,500 आपने दिए 5,000 का टैक्स, तो 90,000 की बच गया। अब इधर प्रॉब्लम क्या है, शेयर होल्डर्स को इस 90,000 के बाद इस 90,000 के बाद इनको डिविडेंड मिलता है। इंटरेस्ट तो पहले कट गया ना टैक्स से, इंटरेस्ट पहले ही कट गया है टैक्स से। जो प्रॉफिट है, अब आपका जो पैसा अब आपके हाथ में बचा है, ठीक है, अब आपको उसके अंदर में से डिविडेंड देना, तो इसलिए जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम है। उसी जगह पे लेकिन डेट की बात करें, डेट इज मोर रिस्की फॉर अ बिजनेस बिकॉज पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड द रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल इज ऑब्लिगेटरी। एनी डिफॉल्ट इन मीटिंग दीज कमिटमेंट्स मे फोर्स द बिजनेस टू गो इनटू लिक्विडेशन। देयर इज नो सच कंपल्शन इन केस ऑफ इक्विटी, whereas there is considered riskless. Higher use of debt increases the fixed financial charges and financial risk of the company. Financial risk कौन सा risk होता है? It is the chance that the firm would fail to meet its payment obligations. Financial risk बढ़ जाता है फर्म का। तो डेट और इक्विटी में फर्क समझ आ गया। और जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया? व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब कि शेयर होल्डर वेल्थ इंक्रीज होगी, वो वाला आपको ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है। इसके अंदर एक टर्म यूज होती है फाइनेंशियल लिवरेज की। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है आपका? इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल। मतलब कि आपका डेट कितना है वो बता दो। फॉर्मूला तो वही है ना कि डेट अपॉन इक्विटी लगा दिया आपने, कि आपको टोटल डेट पता करना है आपके फर्म में कितना आपने लगाया, कितना उधार आपने उठाया हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है ना, इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ फंड, वो बढ़ जाता है। लेकिन देखो फाइनेंशियल लेवरेज जितना बढ़ेगा ना, फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ फंड गिर जाता है। क्योंकि हम लोग कॉस्ट ऑफ फंड क्यों गिरता है? क्योंकि हम चीपर डेट लेना शुरू कर देते हैं, सस्ते में डेट हमें मिल जाता है। लेकिन अगर आपको डेट ज्यादा हो जाएगा तो आपका फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा हो जाएगा। ये तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। और फाइनेंशियल लेवरेज की वजह से आप लोगों का ईबिट और ईपीएस में काफी फर्क आता है। ईबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अर्निंग पर शेयर में डिफरेंस आया था। अब इसके लिए 2 एग्जांपल है। अब आप बोलोगे सर कैसे? देखो कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब आपका डेट आप ज्यादा बढ़ाओ ना तो अर्निंग आपकी पर शेयर बढ़ जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है डेट आपका ज्यादा होता रहता है, अर्निंग पर शेयर गिरते रहती है। उसी को 2 एग्जांपल समझेंगे हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं 3 किस्म के बिजनेस है यहाँ पर। पहला बिजनेस जो है, टोटल फंड 30 लाख यूज किए, पहला बिजनेस है जहां फर्म के पास 0 डेट है। दूसरे अंदर 10 लाख का उसने डेट उतारा है, तीसरे के अंदर उसने डेट 20 लाख का डेट लिया, उधार लिया उसने, ठीक है। पहली सिचुएशन में जो देखो, इसको हम बोलते हैं जब आप बिजनेस डेट नहीं लेता ना, इसको आप बोलते हो अनलीवर्ड बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। इसको आप बोलते हो अनलीवर्ड बिजनेस। यहां पर बिजनेस ने डेट नहीं उठाया हुआ। ऑलराइट, सब कुछ इधर दिया हुआ आपने, बस देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको गिवन है, ईबिट आपको गिवन है 4 लाख रुपीज, तीनों सिचुएशन में 4 लाख रुपए डाल दी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड, अब हमको इंटरेस्ट माइनस करना है। इंटरेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर 10% पर एनम, और इंटरेस्ट किस पे लगेगा? जितना आपने डेट उठाया। पहले में आपने डेट 0 उठाया तो इधर तो 0 लगेगा। दूसरे में आपने डेट 10 लाख का उठाया तो 10% अपॉन 10 लाख रुपए। ये 2 0 कट गए, ये 2 0 कट गए, 1 2 3 4 5, मतलब कि 1 लाख रुपए का आ गया। दूसरे वाले में 20 लाख के ऊपर निकालेंगे तो 2 लाख रुपए का आ गया। अब बिफोर टैक्स कितना आ गया? ये टैक्स अब ठीक है ना। अब देखो अभी हमने सिर्फ निकाला है इंटरेस्ट का, निकाल माइनस किया, तो अब बिफोर टैक्स हमारे पास रह गया 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इन सबको माइनस कर लिया। अब टैक्स कटना है। टैक्स कितना दिया हुआ? 30%। अब ऑब्वियस बात है 4 लाख का 30% हो जाएगा 1,20,000। कैसे हो जाएगा? 4 लाख का 30%। अगर आपको मैथ आती है तो बड़ा आसान है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 12, मतलब कि 1,20,000 का टैक्स आ गया। यही मैंने 1,20,000 लिखा है, यहाँ 90, यहाँ 60, तीनों का टैक्स निकाला तो इसको माइनस कर दिया। टोटल अमाउंट बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,80,000, 2,10 और 1,40,000। यहां तक आप समझ गए? इजी है निकालना। यहां पर आप चीज समझते रहना। मैं क्या बता रहा हूं, ये तो नॉर्मल चल रहा है मेरा, ईबिट और ईपीएस निकाल रहा हूं मैं अभी। ईबिट मैंने निकाल दिया। अब मेरे को ऑब्वियसली पता है नंबर ऑफ शेयर देखने हैं। नंबर ऑफ शेयर होता है टोटल कैपिटल अपॉन उसको डिवाइड करना, कितने का शेयर आप बेचोगे। तो ऑब्वियसली बात है यहां लिखा हुआ 30 लाख रुपए का मेरा टोटल था,
ठीक है, पहले वाले में मैंने कोई लोन नहीं लिया तो मतलब कि 30 लाख अपॉन 10, 3 लाख रुपए। दूसरे वाले के अंदर मैंने 10 लाख का लोन लिया था, बचा कितना, 20 लाख रुपए की कैपिटल, तो 20 लाख अपॉन 10 2 लाख रुपए। तीसरे वाले में मैंने 20 लाख का लोन लिया था, बचा कितना, 10 लाख रुपए, 10 लाख अपॉन 10 1 लाख रुपए। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकली मेरी, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। और यहां आप देख पा रहे हो मेरा लोन जो था, पहले मैं 0 लोन लिया था, इसमें मैंने 1 लाख रुपए का पहले मैंने 0 का लोन लिया, इसमें 10 लाख और 20 लाख। तीसरी सिचुएशन के अंदर, जो थर्ड सिचुएशन है जहां सबसे ज्यादा लोन था, वहां मेरे को अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा मिल रही है। यहां मुझे सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर मिली है। क्यों मिला है, उसके रीजन है 2। सबसे बड़ा रीजन, सबसे पहला रीजन है आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट जो कंपनी उठा रही है, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से। हम लोगों को कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, 10% हमको देना पड़ रहा था इंटरेस्ट उस पर। लेकिन कंपनी को जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रही है दैट इज अराउंड 13.3%। तो ऑब्वियसली बात है कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा है, तो इसी वजह से कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है। और ये 13.3% कैसे निकाला आपने, ईबिट 4 लाख का था, उस पर डिवाइड किया टोटल फंड्स को, 30 लाख रुपए को इनटू 100 कर लिया, उससे आपका निकला आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद हायर यूज ऑफ डेट किया तो हमको क्या हुआ, हायर हमको चीपर डेट भी मिल रहा है। और अगर आपको बिजनेस एक चीपर डेट यूज करता है, ठीक है ना, तो वो एक सिचुएशन आती है फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज की, जहां पर वो चीपर डेट मिलता है उसको, और उसके वजह से उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का चांसेस मिलते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है कि फर्म्स को is an increase in profit earned by equity shareholders due to the presence of fixed financial charges like interest। कि फर्म को समझ लो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए देना पड़ रहा था एज इंटरेस्ट, पीछे हमने देखा 1 लाख रुपए फर्म्स को देना पड़ रहा है, यहां पर 1 लाख रुपए फर्म को देना पड़ रहा था एज इंटरेस्ट ऑन द फाइनेंशियल जो डेट उन्होंने उठाया था। अब इधर हम देख पा रहे हैं लेकिन जो फर्म को फायदा हो रहा है दैट इज अराउंड 1,30,000 रुपए। इसकी वजह से 30,000 के बेनिफिट की वजह से जो फर्म का ईपीएस था वो काफी ज्यादा इंक्रीज करा है पहले से। आपने ये चीज ध्यान में रख ली, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है जब आप डेट इंक्रीज करते हो वहां पर अर्निंग पर शेयर गिर जाता है। यहां पर तो हमने देखा ना डेट इंक्रीज हुआ तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ। कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं, यहां पर आप देखो सब कुछ सिचुएशन सेम है लेकिन ईबिट जो है 2 लाख रुपए का दिया हुआ है। यहां पर हम देख पा रहे हैं जो ईपीएस है हमारा अर्निंग पर शेयर है, सिचुएशन 1 में 0.47 है जब उसने नील डेट ली है, उसके बाद 0.35 है जब उसने 10 लाख का डेट लिया, जब उसने तीसरी सिचुएशन के अंदर उसको नील है, अर्निंग पर शेयर उसकी 0 हो गई है क्योंकि उसने 20 लाख का डेट लिया, क्योंकि डेट इंक्रीज हुआ अर्निंग पर शेयर गिर गई। क्यों गिरी, क्योंकि पहला रीजन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इधर आप देखोगे कम होगा। कैसे कम होगा, अब इधर देखो 2 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100 करो, 6.67 का आपका आ रहा है सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वेयर एज हम लोगों को जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है दैट इज अराउंड 10% पर एनम, यहां हम फंस रहे हैं। और दिस इज द सिचुएशन ऑफ अनफेवरेबल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज। यहां तक आई होप आप लोग समझ गए, कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसलिए हम लोगों को एक ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ता है। कभी कभी हो सकता है डेट ज्यादा हो, कभी कभी हो सकता है डेट हम कम ले, बस हमारा मेन इशू यही रहेगा कि मैक्सिमाइज करना हम लोगों ने शेयर होल्डर की वेल्थ को। एक सिचुएशन हमने देखा शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज हुई, अर्निंग पर शेयर बढ़ा है उधर क्योंकि हमने डेट इंक्रीज किया। लेकिन दूसरी जगह हम देख पा रहे हैं डेट इंक्रीज हुआ, अर्निंग पर शेयर नील हो गया है। तो इसी वजह से हम कैपिटल स्ट्रक्चर पर ध्यान रखना पड़ता है। ऑलराइट, आई होप यहां तक आप समझ गए हो। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। ये देखो कितने फैक्टर्स है, कैश फ्लो पोजीशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट कवरेज रेशियो, ये सब हम पढ़ेंगे अभी। ये है आपके तो इसमें से ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है ये चांसेस इन तीनों टॉपिक्स के। मैंने ये तीनों टॉपिक अलग से इसलिए बता रहा हूं, अलग से वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ये तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक में क्वेश्चन आना चांसेस पूरे हैं, अभी बता दिया मैंने। फैक्टर्स आपने 6 याद कर लो, जो इजी लगते हैं आपको 6-7 याद कर लो। इधर काफी ज्यादा है, मैं आपको सारे बताऊंगा, जो इसमें से इजी लगेगा आपको पढ़ना उसमें से आप याद कर लोगे। 7 पॉइंट आपको मिनिमम याद करने हैं। ऑलराइट, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कैश फ्लो पोजीशन। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो साइज ऑफ प्रोजेक्ट है वो काफी बड़ा है। अगर साइज ऑफ प्रोजेक्ट बड़ा है तो आप लोग ये दिमाग में रखोगे कि कैश फ्लो पोजीशन उसकी कैसी है। अगर आपके हाथ में कैश ज्यादा होना चाहिए तो आप लोग डेट ज्यादा उठा सकते हो क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट वगैरह दे सकते हो। लेकिन आपके हाथ में ज्यादा कैश नहीं आएगा उस कैश फ्लो पोजीशन के हिसाब से, तो आप लोग इक्विटी ज्यादा उठाओगे। रीजन क्या है, देखो
इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड नहीं मांगते, तो आपके हाथ में पैसा नहीं होगा ना, वो शेयर उनको थोड़ा दे दोगे। लेकिन इंटरेस्ट वालों को इंटरेस्ट तो चाहिए, वो पैसे में चाहिए। प्रेफरेंस वालों को पैसा चाहिए, उनको पैसे में चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को कैश फ्लो पोजीशन को देखना पड़ेगा। कैश फ्लो पोजीशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन करने होते हैं, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना होता है, और डेट की कमिटमेंट्स भी फुलफिल करनी पड़ती है। मीन्स कैश फ्लो ज़्यादा है तो डेट ले लो, ज़्यादा रख लो। कैश फ्लो कम है तो आप लोग डेट को कम यूज़ करो, इक्विटी को ज़्यादा करो। आई होप समझ गए हो, काफ़ी ईजी है समझना, बस ध्यान रखो बस क्या बोल रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़ ये बोलता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो आपका इंटरेस्ट निकला है, जो आपका आईसीआर निकलेगा, रेशियो निकलेगी, वो कितने टाइम्स आपका जो लोन है वो रिकवर कर सकता है, कितनी बार कवर कर सकते हैं। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, नंबर ऑफ टाइम्स ईबिट ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। मतलब दिस इज द ईबिट ऑफ द कंपनी, 2 लाख रुपए, ये कितनी बारी आपका इंटरेस्ट फुलफिल कर सकता है? 2 लाख रुपए के ऊपर समझ लो यहां 10% था ना, 10 लाख रुपए पे, ये 2 टाइम्स कवर कर सकता है, 2 टाइम्स। यहां पर हम देख पा रहे हैं 2 लाख पे 1 लाख बारी, मतलब कि ये 2 टाइम्स कवर कर पा रहा है, 2 बारी हम लोग ईबिट कवर कर पा रहे हैं। तो हमको इसका ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा ईबिट अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना पड़ता है। ठीक है, मतलब हायर द आईसीआर लेसर द रिस्क टू मीट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का इंटरेस्ट था 10,000 रुपए का, ईबिट आया 1 लाख रुपए का, मतलब कि 1 लाख अपॉन आप 10,000 कर लोगे, आपको पता है कि हाँ भाई 10 टाइम्स ये अमाउंट कवर कर लेगा मेरा। ठीक है, बट इसके ऊपर सबसे बड़ा नुकसान है एक, इस मेथड का नुकसान क्या है? क्योंकि इसका मतलब कि एडुकेट मेजर नहीं है, और कभी कभी क्या होता है, फर्म्स का ईबिट अच्छा होता है, ईबिट तो बहुत ज़्यादा निकलेगा, लेकिन उनके हाथ में कैश नहीं इतना होता, तो यहाँ ये फंस जाता है। कैश फ्लो उनकी अच्छी नहीं होती लेकिन ईबिट अच्छा है, यहाँ वो फंस जाते हैं। इसी को कवर करने के लिए एक मेथड आया, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR। इसने आईसीआर की डेफिशिएंसीज को रिमूव किया। कैसे रिमूव किया? इसने बोला कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंडिचर, इनको प्लस करो अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड, इनको क्योंकि हमको देना पड़ता है डिविडेंड, इनको तो देना पड़ता है ना प्रेफरेंस वालों को, इंटरेस्ट जो हमने डिबेंचर्स वालों को देना पड़ेगा या बिल बैंक वालों को देना पड़ेगा, और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके साथ ऐड कर, इसके साथ डिवाइड कर लो। आपको पता चल जाएगा कितना कैश आपके हाथ में होना चाहिए जो आकि आप लोग ये सब कुछ कवर कर सको। कितना कैश आपके हाथ में होना चाहिए ताकि आप ये सब कुछ कवर कर सको। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है इस चीज़ के लिए कि हाँ भैया, हायर द DSCR इंडिकेट्स बेटर एबिलिटी टू मीट कैश कमिटमेंट्स। यहां पर सिर्फ कैश की बात की जा रही है, कैश फ्लो के ऊपर। ऑल राइट, 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जिस कंपनी का ROI, देखो ROI ज़्यादा है, हमने देखा था डेट के ऊपर कि देखो एग्जाम्पल 1 में हमने देखा था डेट ज़्यादा था, ROI ज़्यादा था, तो फायदा है। अगर हम देखते हैं दूसरे वाले में, हम देखा था हमने ROI कम था, डेट जो था वो ज़्यादा था, यहाँ पर EPS गिर गया, यहाँ EPS बढ़ गया। इसके हिसाब से भी देख सकते हैं हम लोग कि हाँ भाई, अगर आपको दिखता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी है तो आप डेट उठा लो। अगर आपको दिखता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी है, आप डेट उठा सकते हो। अगर आपको दिखता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी कम है, आप डेट को अवॉइड करो, इक्विटी पे रहो। यही लिखा गया है। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर कि कॉस्ट ऑफ डेट क्या है। कॉस्ट ऑफ डेट क्या, कि फर्म की एबिलिटी कि कितने अमाउंट में वो बाय कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, लोअर रेट पे ले सकते हैं, उसके बारे में। दस मोर डेट कैन बी यूज्ड इफ डेट कैन बी रेज्ड एट लोअर रेट। अगर ऑब्वियसली बात है, डेट आपको दिखता है 3% में मिल रहा है, अब ले लो। बैंक का लोन आपको 5% में मिल रहा है, अब ले लो। आपको पता है कि हाँ भाई इक्विटी वालों को ज़्यादा नुकसान होगा, वहाँ पर हम लोग फंस जाएंगे, हमको अपनी कंपनी के शेयर देने पड़ेंगे, अब डेट उठाओ। अगर सस्ता मिल रहा है तो उठा लो। बंदा बोलता भाई 1 साल का तेरे को लोन देता हूँ, तो मेरे को 2% पे ले ले। 1 साल का 2% कितना हुआ? 2,000 रुपये उसको इंटरेस्ट देना, बंदा उठा लेगा। उसके साथ साथ टैक्स रेट के ऊपर, अगर देखो इंटरेस्ट जो है हमारा डेट के ऊपर, जो इंटरेस्ट हम लोग देते हैं वो डिडक्टेबल है, वो माइनस हो जाता है, उसके ऊपर कोई मतलब कि वो बच जाते हैं हम लोग। तो कॉस्ट ऑफ डेट इज अफेक्टेड बाय टैक्स रेट। अ हायर टैक्स रेट मेक्स डेट रिलेटिवली चीपर। अगर आप मैं बोलता हूं 1 लाख के ऊपर 5,000 का डेट है, 5,000 का आपका इंटरेस्ट है डेट पे, 95,000 मिला। ठीक है,
तो आपको 95,000 बांटना है, मैं आपको बोलता हूँ 1 लाख के ऊपर 20,000 का टैक्स है, 80,000 हुआ, तो आपको 80,000 बांटना है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई जितना टैक्स रेट ज़्यादा होगा उतना ही मेरे को डेट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करूँगा। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कभी कभी क्या होता है इक्विटी की कॉस्ट भी होती है, क्योंकि हाँ भाई देखो व्हेन अ कंपनी इंक्रीजेस डेट द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी होल्डर्स आल्सो इंक्रीज। देखो कंपनी ने डेट उठाया, जो उसके शेयर होल्डर उनका रिस्क बढ़ा, लेकिन उस रिस्क की वजह से उनको फायदा भी होगा। बट अ कंपनी कैन नॉट यूज डेट बियॉन्ड अ पॉइंट, लेकिन कुछ ऐसा एक हद होती है ना, हद के ऊपर नहीं जा सकते, एक सीमा होती है उसको नहीं नाग सकते, तो उस हद तक आप डेट को इस्तेमाल कर लो, आप एक हद ढूंढ लो। इफ डेट इज यूज्ड बियॉन्ड दैट पॉइंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी गोज अप एंड द शेयर प्राइस डिक्रीज इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज ईपीएस। ये भी याद रखना, ईपीएस दिखाया था ना एग्जाम्पल में, कुछ हद तक आप डेट यूज कर लो, आपने उससे 20 लाख पर पहुंचे, कितना आपका नील हो गया ईपीएस, फंस गए थे ना आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में, वहां पर बात आ गई। तीसरा फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, मैंने पहले बताया था आपको कि कुछ कॉस्ट जो आपको फंड्स रेस करने में लगती है, आपको अपनी तरफ से भी पैसे खर्चने पड़ते हैं ना, मीटिंग्स कराना, यहाँ जाना, पेट्रोल एक्सपेंस वगैरह, उसके ऊपर जो कॉस्ट लगती है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है डेट की तो आप इक्विटी लोगे, अगर इक्विटी की फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो आप डेट लोगे। सिंपल सी बात है, जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होगी उसको आप अवॉइड करते हो और दूसरी चीज को उठा लेते हो, ठीक है ना। थम्स अप महंगी, लिम्का उठा ली, लिम्का महंगी, थम्स अप पी ली, ऐसा चीज होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, एक फर्म अपना फुल्ली पोटेंशियल अगर यूज कर ले, सारा पोटेंशियल यूज कर लिया उसने और उसने उधार उठा लिया, उसने अपना ले लिया, सारा कैपिटल स्ट्रक्चर बना लिया, अगर कल को क्राइसिस आ गया वो और डेट नहीं उठा सकता, उसने फुल्ली पोटेंशियल रख लिया। तो इसलिए फर्म्स को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अपना 80% पोटेंशियल यूज कर लें, जो 20% बचा ना, इन केस ऑफ अगर कोई रिस्क हो, फ्यूचर में प्रॉब्लम हो ना, उस समय 20% के पास जाए, उसको एक बैकअप पे रखें कि हाँ भाई हमारे पास डेट अभी हम और इशू कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कंट्रोल, जो बंदा डरता है कंट्रोल से तो वो डेट उठाएगा। अगर आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स की वजह से आपकी जो कंपनी का डिसीजन मेकिंग पावर है वो बंट जाती है लोगों में। जो बंदा डरता है वो इक्विटी नहीं लेगा, वो डेट उठाएगा, क्योंकि डेट वालों को इंटरेस्ट से मतलब है, उनको पैसों से मतलब है, उनको कंपनी चलाने से मतलब नहीं है आपकी। ऑलराइट, उसके बाद बात करते हैं स्टॉक मार्केट कंडीशन के अंदर, एक होता है बुल, एक होता है हमारा एक होता है बुल फेस, एक होता है हमारा बियर फेस। अगर बुल फेस होगा ना तो इक्विटी शेयर्स आपके हायर प्राइसेस में बिकते हैं, बुल का मतलब होता है पीक बाय टाइम, इक्विटी शेयर हायर प्राइसेस में बिकेंगे और लोग सारा इक्विटी उठाएंगे। एक होता है आपका दूसरा वाला फेज जिसके अंदर बियर फेज, जिसके अंदर क्या होता है लोग इक्विटी शेयर के प्राइसेस गिर जाते हैं और लोग इक्विटी शेयर्स में ट्रेड नहीं करते। अगर आपका बुल फेज है तो इक्विटी शेयर्स प्रेफर करेंगे आप लोग, अगर बियर फेज है तो आप डेट ऑप्ट करोगे, ये याद रख लो मेरी बात, ठीक है। उसके बाद रिस्क कंसिडरेशन, मैंने आपको बताया था डेट की वजह से आपका रिस्क बढ़ता है, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हो, एक और किस्म का रिस्क होता है, एक होता है आपका बिजनेस या ऑपरेशनल रिस्क। अब देखो फाइनेंशियल रिस्क तो हो गया कि आप अपनी ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर पाए, वो वाला डर है आपको, कि फॉर एग्जांपल अपना इंटरेस्ट अपनी आप किस्त छूट गई, आपसे पैसे लेते वो वाली प्रॉब्लम। एक होता है ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क आता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से, जैसे कि सैलरी देना, इंटरेस्ट देना, डिविडेंड देना, इसके ऊपर जितना ज़्यादा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है उतना ज़्यादा आपको रिस्क बढ़ जाएगा, आप डेट नहीं उठा सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए ज़्यादा खर्चा देना पड़ता है, सैलरी इतनी ज़्यादा आपको नुकसान होता है उस चीज़ का, तब आप डेट नहीं उठा सकते, आप इक्विटी उठाओगे। लेकिन आपको दिखता है आपकी फर्म का जो ऑपरेटिंग रिस्क है या आपका जो फर्म का रिस्क है, जो ऑपरेटिंग या बिजनेस रिस्क है वो कम है, आप लोग डेट को ऑप्ट कर सकते हो एट टू एंड, लेकिन बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट डेट आपको नुकसान देगा, ये भी याद रखना। ऑलराइट, फिर उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोलता है कि हाँ भाई जैसे कि हमको पब्लिक इशू करना है ना, शेयर्स वगैरह चलाने हैं हमने, तो सेबी के अंडर जाना पड़ेगा, लोन लेना बैंक जाना पड़ेगा और कुछ प्रोसीजर्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। जिसका प्रोसीजर आसान होगा आप उस चीज़ को ऑप्ट कर लोगे। आपको दिखता है लोन लेना आसान है, सेबी से परमिशन लेना कितना मुश्किल है, आप बैंक से लोन ले लोगे उठा के। तो ये बोलता है कि जितना ईजी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा, पेपर वर्क होगा आपका, उतना आप जल्दी उस सोर्स की तरफ अट्रैक्ट होगे। ऑलराइट, उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, आप कभी कभी दूसरी कंपनीज का भी कैपिटल स्ट्रक्चर देख सकते हो, उनके नॉर्म्स देख सकते हो, उसको आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। हो सकता है उस कंपनी ने डेट इतना उठाया हो, आप भी उसको देके उठा लो, लेकिन आपको बाद में पता चले उस कंपनी ने डेट उठाया था, उनका तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ही नहीं था तभी उन्होंने उठाया, लेकिन आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है, आपने डेट उठाया, फंस जाओगे। तो आपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है दूसरी कंपनीज को, आप उनको देख सकते हो, उनके बारे में पढ़ सकते हो, उसको एक आइडिया ले सकते हो कि कैसे वो ये काम कर रहे हैं।
ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आप समझ गए हो। एंड दिस वाज कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल आपको मैं बता देता हूँ, वैसे ही अकाउंट्स में तो हमने ये पढ़ा हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स कौन से हो गए, एसेट्स जो लंबे समय तक रहते हैं, उनके लिए आप कौन से डिसीजन लेते हो, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। याद रखना मेरी बात, फिक्स्ड एसेट्स के लिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हो आप लोग। जो फिक्स्ड एसेट्स है उनके लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को फर्क पड़ता है उसकी वजह से एंटरप्राइज के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है एंटरप्राइज के ऊपर, कि हाँ भाई ये जो डिसीजंस है हमारे, ये एक बार रिवोकेबल डिसीजंस है, कि हाँ भाई इनको आप वापस नहीं बदल सकते, रिवर्सिबल डिसीजन नहीं होते ये लोग, इरिवर्सिबल डिसीजन होते हैं फिक्स्ड एसेट के लिए। ऑलराइट, और दूसरे होते हैं इसके अंदर करंट एसेट। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर बात करूँ मैं आपसे, एक आएगा आपका फिक्स्ड एसेट, एक आएंगे करंट एसेट, ठीक है ना। लेकिन हमने पढ़ना क्या, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में अभी मेनली। देखो जब अब मैं आपसे बात करूंगा करंट एसेट्स के बारे में तो आप वर्किंग कैपिटल में घुस जाओगे। जब मैं फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बोल रहा हूँ, आप फिक्स्ड कैपिटल दिमाग में डालो। एक मोर देन 1 ईयर, ठीक है, एक ये चीज़ याद रखनी है। इन्वेस्टमेंट लार्ज होती है, जो डिसीजन है वो इरिवोकेबल की जगह आप इरिवर्सिबल भी लिख सकते हैं, और इनको डिसीजन को लिया जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट कौन से आपको पता ही है, व्हीकल, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग और लैंड, याद होगा आपको। दूसरे का आते हैं करंट एसेट, वो कौन से एसेट होते हैं जो 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर चलता है जिनका काम, और ये इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश हो जाते हैं, इजीली कन्वर्ट होते हैं कैश ऊपर। करंट एसेट जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि कैश, कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री जिसको आप स्टॉक बोलते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो एक साल के लिए समझ लो एफडी करवा ली 1 साल की, रॉ मटेरियल खरीदना, ये सब आ गया आपकी करंट एसेट। अब जो फिक्स्ड कैपिटल है वो इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर जो 1 साल से ऊपर है। ये आपको मैंने बताया। कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, ये भी मैंने बता दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। ये इफेक्ट करते हैं हमारा क्या क्या, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क ऑफ द बिजनेस, तीनों पे इम्पैक्ट डालता है। फिक्स्ड एसेट वाले जो डिसीजन होते हैं हमारे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं इन सब के ऊपर। इट मस्ट बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज, ये याद रखना। इसको आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस नहीं कर सकते, इसके लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज चाहिए, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, इनसे आप रिटेन अर्निंग इनसे ही कर सकते हो। शॉर्ट टर्म सोर्सेज पर डिपेंड नहीं कर सकते आप। बड़े बड़े एसेट खरीदना, ठीक है ना, कैश पे थोड़ी आप ले सकते हो 2 करोड़ की बिल्डिंग, नहीं ले सकते। एक ये चीज़, इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है खरीदना, एक्सपैंड करना, मॉडर्नाइज करना, रिप्लेसमेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, या कोई लॉन्चिंग की नए प्रोडक्ट की, या इन्वेस्ट किया आपने एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में, या एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम किया, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जिसका फायदा लॉन्ग टर्म के ऊपर होगा, वो सब है फिक्स्ड कैपिटल। अब इनको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काम करते हैं। इन डिसीजन का काम है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ाना, हमारी अर्निंग कैपेसिटी हमारी फ्यूचर की वो बढ़ाना, उनका ये काम है। दूसरा, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। देखो 10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग लेना, इसका मतलब 10 करोड़ रुपया वहाँ लॉक हो गया आपका। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हाँ भैया इसके अंदर बहुत बड़े फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हमको देखना पड़ता है कि कहाँ से फंड्स प्रोक्योर करें और कहाँ किस इंटरेस्ट पे हम लोग ले। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये जो तीनों डिसीजन होते हैं ना, पहले इन्वेस्टमेंट तो आपने सोच ली करनी है लॉन्ग टर्म में, लेकिन फाइनेंसिंग डिसीजन कहाँ से पैसा लाओगे वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ रिस्क काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है, और ये डिसीजन जो है वो इरिवर्सिबल है। एक बार ये ले लिया आपने तो आप पलट नहीं सकते, क्योंकि आपको हैवी लॉस हो जाएगा नहीं तो। उसके साथ साथ इरिवर्सिबल डिसीजन, मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिसीजन इरिवर्सिबल आप नहीं कर सकते हो। रिवर्स करोगे तो हैवी लॉसेस उठाने पड़ेंगे। 2 करोड़ की मशीन मंगा ली इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना, एक्सपो यूएसए को बोला कि 2 करोड़ की मशीन है, आपको ये 2 करोड़ में भेज देता हूँ, ठीक है। उसने इतना खर्चा किया, उसमें कम से कम 5-6 लाख रुपए का खर्चा तो होगा सामान लाने में। अब देखो अगर आपने डिसीजन मोड़ दिए, 6 लाख रुपये फालतू का गया आपका। इरिवर्सिबल डिसीजन है। फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इसको, ये देखो 8 फैक्टर्स हैं बच्चों, 8 फैक्टर्स हैं। आई होप 6 याद हो जाए, बहुत आसानी से समझाऊंगा। देखो बस याद रखो, फिक्स्ड कैपिटल ध्यान में रखना आपने कि देखो एक होता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सर्विस बिजनेस है, आपका कैसा बिजनेस है, उस हिसाब से जिसका बिजनेस जो है वो सर्विस का है, जो आपको सर्विसेज देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एसी वाला आपके घर में आता है, या टीचर में से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कितना फिक्स्ड एसेट चाहिए, आप बोलोगे सर कंप्यूटर एक रख लोगे, कैमरा ले लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाख रुपया खर्च लोगे। मैं बोलूँगा ठीक है ना। इसी जगह कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा जिसने सामान कॉटन की शर्टें जो बनाता है, वो कितना कुछ रखेगा। आप तो बोलोगे सर उसको तो कम से कम 20-30 लाख की तो उसकी मशीन ही होगी।
लैंड भी कितना बड़ा होगा, बिल्डिंग कितनी बड़ी होगी उसकी, मशीन लगाने के लोग भी चाहिए उसको। तो आप सिंपल सा लॉजिक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को ज़्यादा चाहिए फिक्स कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को ज़्यादा चाहिए, सर्विस बिजनेस को फिक्स कैपिटल कम चाहिए। वही लिखा हुआ है यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा चाहिए, सर्विस वाले को कम चाहिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। जिस बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा होगा, मतलब कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा काम, ज़्यादा बड़े ऑपरेशन, ज़्यादा लंबा साइकिल, उनका क्या होगा फिक्स कैपिटल, ऑब्वियसली उनको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए जिनके ऑपरेशन बड़े हैं। और जिसका छोटी मोटी दुकान है उसको कितना फिक्स कैपिटल चाहिए, वो एक कुर्सी लगाए नाई और बैठ जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, गीतांजलि या कोई बड़ा सा ब्रांड ले लो, सलून ले लो, जावेद हबीब ले लो, वहाँ बाल कटाने जाते हो, ठीक है ना, 10 कुर्सियाँ लगी होती है, एसी लगा होता है, टीवी लगा होता है, पता नहीं क्या क्या, ब्लो ड्रायर वगैरह कुर्स सब कुछ कहते हैं, उनका स्केल ऑपरेशन बड़ा है। इस जगह अंडर अ मैंगो ट्री, UMT, वहाँ पर बाल कटाने जाओ, उसने एक चेयर लगाई होती है, एक शीशा लगाया होता है जो घर में हमने यूज छोटा सा लगाया होता है, वो नॉर्मल ब्लेड कटिंग शेप करता भेज देता है आपको, दैट्स इट। तो जिसका ऑपरेशन बड़ा है उसको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। तीसरा आपको बोलता है चॉइस ऑफ टेक्निक। दो किस्म से टेक्निक्स होती है, एक होती है लेबर, एक होती है कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब कि जहाँ पर मशीनों का काम ज़्यादा होता है, जहाँ मशीनों का काम ज़्यादा होगा वहाँ पर फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। नॉर्मल सा लॉजिक है ना, जहाँ मशीनों का काम ज़्यादा वहाँ फिक्स कैपिटल ज़्यादा, जहाँ मशीनों का काम कम, जैसे कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, वहाँ पर लेबर का ज़्यादा काम है तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल कम चाहिए उसको, दैट्स इट। उसके बाद फोर्थ, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब क्या होगा, देखो कुछ इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर हमने जो ऐसे हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पर हमको कंप्यूटर अच्छा चाहिए, आईपैड हमको बेटर चाहिए, पेंसिल लेनी पड़ती है कि हमारे यहाँ पर जो सामान है वो ऑब्सलीट जल्दी हो जाता है। नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो नए नए मेथड आएंगे आपको पढ़ाने के, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर ऑब्सलीट जल्दी हो जाता है चीज़ें, वहाँ पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जहाँ मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर का काम है, मेरा एडिटिंग का काम है हमारा, ठीक है ना, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, लाइट्स का काम है हमारा, यहाँ पर मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि कोई चीज़ कभी भी ख़राब होती है, ऑब्सलीट हो सकती है। वेयर एज जहाँ पर मैं देखता हूँ कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर मैं देखता हूँ एसेट वगैरह काफ़ी देर लंबे समय तक चल जाते हैं, वहाँ पर फिक्स कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली बात आ गई। उसके साथ बात आती है ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट की। जो बिजनेस चाहता है कि हमारा ग्रोथ फ्यूचर में हमको दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे हमारे इंडस्ट्री बूम होने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, तो वो लोग अपने पास फिक्स कैपिटल के लिए पैसा रखते हैं और उनको पता है कि फिक्स कैपिटल हमको खरीदनी पड़ेगी ताकि फ्यूचर की जो डिमांड्स है ना कंज्यूमर की, उसको मीट कर पाए इजीली। और जिसको पता है कि हमारा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट इतना नहीं है, हमारे को भी ग्रोथ होने में 3-4 साल लगेंगे, तो वो अपना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रखता है। अभी वो बोलता है अभी वर्किंग कैपिटल पे पैसा लगा दो, थोड़ा बहुत पैसा बाहर लगा दो, फिक्स कैपिटल पे रुक जाते हैं अभी हमारा ग्रोथ। जिसको पता है ग्रोथ आने वाली है वो फिक्स कैपिटल में पैसा लगाना शुरू कर देगा, ये याद रख लो। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन। जो बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाहता है, समझ लो OnePlus वाले थे, पहले वो फ़ोन बनाते थे, पहले वो लोग क्या करते थे, कम से कम उनका कॉस्ट सिर्फ फ़ोन पे आती थी, तो उनको फिक्स कैपिटल सिर्फ फ़ोन के लिए चाहिए थी। अब उन्होंने अपना टैबलेट बनाया, टीवी बनाया, उनके अब वॉचेज़ आ रही है, उनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि वॉच के लिए अलग मशीन चाहिए, टैबलेट के लिए अलग मशीन चाहिए, ऑब्वियस लॉजिकल बात है। और उसके बाद फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि वहाँ पर बाहर से ना आप लीज पे सामान खरीद सकते हो, लीज पे आप लोग क्रेन लेके आ सकते हो, फिक्स्ड एसेट लीज पे ला सकते हो, 2 साल के लिए 3 साल के लिए अपने रेंट पे दुकान ले सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी क्योंकि आपको पता है आपको सामान लीज पे मिल रहा है। जो सामान आपको 1 करोड़ रुपया खर्चना पड़ रहा था, अब आप उसको जितनी आपको यूजेज है उसका आपको 10 महीने के लिए चाहिए था, उसके ऊपर आपको सिर्फ 10 लाख रुपए लगेंगे, तो ऑब्वियसली बात है 90 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट कम होगी लीजिंग। तो फाइनेंशिंग ऑल्टरनेटिव अगर ज़्यादा होंगे तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट मेरी कम हो जाएगी, ठीक है। और लास्टली कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन हम देखते हैं एटीएम्स वाले जो है, आप HDFC का अकाउंट है, आप SBI से ही पैसे निकाल सकते हो, SBI वाला किसी और बैंक अकाउंट से ही पैसे निकाल सकता है किसी मशीन से। तो ऑब्वियसली बात है जिनका अच्छा कोलैबोरेशन होगा, अगर बैंकों का कोलैबोरेशन अच्छा है, बेटर है, तो वो क्या करेंगे, उनको फिक्स कैपिटल कम चाहिए, उनको नया ATM लगाने की जरूरत नहीं। अगर उनको दिखता है यहाँ पर SBI भी है और यहाँ पर HDFC भी है, मैं अपना ATM लगा के कुछ नहीं करता, मैं वहाँ ATM लगाता हूँ जहाँ पर एक है या एक भी नहीं है, वहाँ पर भी मुझे फ़ायदा है। वो उन्हीं को जो फिक्स कैपिटल उनकी रिक्वायरमेंट है वो कम है। सो ये 8 पॉइंट आ गए, आई होप आपको समझ आ गया हो। बहुत ईजी वे में समझाया, इसको रीड भी कर लेना, मैंने सब आपको यही बताया जो लिखा है। ऑलराइट, फिर हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में कि वर्किंग कैपिटल क्या है। ये कट गया है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखे थे। चलो वर्किंग कैपिटल क्या है, देखो
हर एक बिजनेस को अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए तो पैसा चाहिए, काम करने के लिए, जैसे सैलरी देनी है, वेजीज देनी है, रॉ मटेरियल खरीदना, उसके लिए तो पैसा चाहिए बिजनेस को। तो उसके लिए बिजनेस रखता है अपने वहाँ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो होता है जो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज की बात करता है। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो एक साल के अंदर बिकते हैं और जो हाईली लिक्विड होते हैं, जो एक साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे आपके कैश या कैश के इक्विवेलेंट्स के अंदर। एग्जाम्पल जैसे आपके आ गया बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, स्टॉक, ये सब आगे करंट एसेट। इसी जगह होता है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कौन सी लाइबिलिटीज होती है, तो आपको एक साल के अंदर पे ऑफ करनी होती है। जैसे क्रेडिटर्स आ गए आपके, बिल्स पेएबल आ गए आपके, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गए आपके, ये आपके क्या है, ये सारे आपके वो है करंट लाइबिलिटीज है। अब होता क्या है, कुछ आप लोग कुछ करंट एसेट को फाइनेंस कर लेते हो करंट लाइबिलिटी से, कुछ आप कर लेते हो, लेकिन कुछ रह जाता है, वो फाइनेंस कहां से होता है। तो इसके लिए लिखा गया कि सम ऑफ द करंट एसेट्स इज फाइनेंस थ्रू द शॉर्ट टर्म सोर्सेज, दैट इज करंट लाइबिलिटीज, द रेस्ट इज फाइनेंस थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्सेज कॉल्ड द नेट वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो करंट एसेट जो आपके इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या होते हैं, सबसे ऊपर सबसे जल्दी लिक्विड, आपके हाथ में जो पैसा है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, कैश इन हैंड, बैंक में पैसा, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, लास्ट में आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब एडवांस में पैसे आपको कोई दे गया काम करने के लिए या आपने किसी को दे दिए काम करने के लिए। ऑलराइट, फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्टिंग है, देखो भाई 12 फैक्टर है, 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये एक वर्किंग कैपिटल वाला, एक फिक्स कैपिटल वाला और एक कैपिटल स्ट्रक्चर वाला। इसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में दिखेगा, आपको सबके 6 फैक्टर याद करने, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आपका मिनिमम इसके ऊपर बन जाता है। 6 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने पॉइंट आपको लिख के आने हैं, ये भी याद रख लो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट लिखने हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट मिनिमम लिखने हैं। 6 से ऊपर लिख दो आपकी मर्जी है, लेकिन 6 तो लिखने ही है। ऑलराइट, तो वर्किंग कैपिटल को क्या क्या इफेक्ट करता है, सबसे पहले इसके फैक्टर्स भी मैं ऐसे ही बताऊंगा, आपको रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली वे में समझो। देखो, नेचर ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, मैंने आपको बताया था, एक बिजनेस सर्विस वाला। वर्किंग कैपिटल किसको ज़्यादा चाहिए, मेरे को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए या उसको ज़्यादा चाहिए। आप खुद सोचो, मैं सर्विस दे रहा हूँ आपको, मेरी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, मेरी वर्किंग कैपिटल कम होगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जहाँ प्लांट मशीनरी है, वहाँ पर लोग कितने काम कर रहे होंगे, वहाँ पर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आपको मैन्युफैक्चरिंग वाले को, यहाँ लिख देता हूँ WC, वर्किंग कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग वाले को ज़्यादा चाहिए, ठीक है। दूसरा है सीजनल फैक्टर्स। 2 किस्म से सीजन होते हैं, एक होता है हमारा ऑन सीजन, पीक बोल लो, एक होता है ऑफ, जिसको आप लीन बोलते हो। अगर सीजन में सामान चल रहा है, सीजन चल रहा है, जैसे आम का सीजन होता है, उस समय वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, आप बोलोगे सर हाँ काम ज़्यादा है, सेल ज़्यादा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। लीन सीजन है, पता आपको, अभी सर्दियों का, अभी सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियों कपड़े बनाएंगे लोग, वो बोलेंगे यार ऑफ सीजन है, प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे, सेल भी नहीं करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। ये 2 पॉइंट समझ गए, ईजी लगे, मज़ा आ रहा है लाइक करो, मज़ा आ रहा है लाइक करो। क्रेडिट अवेलेबिलिटी, देखो ये है क्रेडिट अवेल करना। अवेल का मतलब है हम क्रेडिट लेंगे, हम लेंगे क्रेडिट। अगर मेरी बात सुनो, अगर मेरे रिलेशन अच्छे हैं सप्लायर के साथ, मेरी उसके साथ क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, उसको पता है मैं टाइम टू टाइम पैसे दे देता हूँ, मुझे वो क्रेडिट अवेल करेगा, आप बोलोगे हाँ सर कर देगा। जो मेरे को ईजी क्रेडिट अवेल हो गया, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एज अ मैन्युफैक्चरर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे इजीली क्रेडिट मिल जाता है, इट मीन्स मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर डिफिकल्ट होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि उधर से मेरे को उधार पे मिल गया ना सामान, तो ऑब्वियस ही बात है मैं थोड़ा रुक जाऊंगा पैसे देने में। उसके बाद लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। क्यों सर ज़्यादा चाहिए, देखो कंपटीशन मार्केट में ज़्यादा हुआ, इट मीन्स कि हाँ भैया अब मेरे को अपने कॉम्पिटिटर फर्म्स के हिसाब से मेरे को भी अपनी ना अपनी सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, अपनी डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, ताकि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा तब जब मेरे पास अच्छा खासा स्टॉक होगा। अगर अच्छा स्टॉक चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जैसे मर्जी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, तभी मैं सामान प्रोड्यूस कर सकूँगा। 4 पॉइंट समझ गए। स्केल ऑफ ऑपरेशन,
लार्ज बिजनेस होगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। जिसका बिजनेस स्केल ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा है, मैंने आपको बताया था जावेद हबीब, गीतांजलि सलोन, वहाँ एक बंदा है, हर एक 10 कुर्सी हैं, 10 के लिए 10 बंदे रखे हुए हैं उन्होंने, तो 10 बंदों को सैलरी देनी है। बाहर एक UMT अंडर द मैंगो ट्री कटिंग कर रहा है बंदा, एक बंदा एक बंदे को दे रहा है। वही चीज़ आ गई कि उसके एक्सपेंसेस कम है, इसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, गीतांजलि वाले के ज़्यादा एक्सपेंसेस है, स्केल ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा हुआ तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, तभी सैलरी दे पाएगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। देखो प्रोडक्शन साइकिल पता क्या होता है, देयर इज अ गैप बिटवीन आपको रॉ मटेरियल आने में और उसको फिनिश गुड को बनाने में, ठीक है ना, कि टाइम कितना लगता है। एक रॉ मटेरियल आपके हाथ में आया, चाहे फॉर एग्जाम्पल बाइक का रॉ मटेरियल आपके हाथ में आया, उस बाइक को फाइनल प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगा आपको, उसको बोलते हो प्रोडक्शन साइकिल। जिस फर्म का प्रोडक्शन साइकिल लंबा है, लेंथी प्रोडक्शन साइकिल है ना, उसको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। क्योंकि हाँ भाई मुझे टाइम प्रोसीजर ज़्यादा लगेगा, मेरे एक बाइक बनाने में मेरे को 2-3 महीने लग रहे हैं, लेकिन एक दूसरी जगह मैं बात करूं कि हाँ भाई बाल काटने में 15-20 मिनट लगते हैं, तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन साइकिल जिसका ज़्यादा है उसको पैसा भी ज़्यादा लगेगा, 2-3 महीने की सैलरी लगेगी। इधर उसको 15 मिनट की कटिंग की है उसने, तो उसने हमसे 70 रुपये ही लेने हैं, उधर हमको 90-1 लाख रुपये खर्चना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ध्यान से समझना, जो फर्म्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को मानती है ना, जो फर्म्स एफिशिएंटली काम करती है ना, उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा कम होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग अभी 12th में पढ़ रहे हो, आपने अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ी है, हाँ पढ़ी है। एक आपने डेटर टर्नओवर रेशियो पढ़ी होगी, एक आपने स्टॉक टर्नओवर रेशियो पढ़ी होगी। अगर मुझे बात बताओ, अगर आपका स्टॉक एफिशिएंटली मैनेज हो रहा है तो आपकी स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसी होगी? आप बोलोगे सर अच्छी होगी, इट विल बी गुड, हाई होगी, अच्छी होगी। ज़्यादा होगी तो इसका क्या मतलब है, आपको और वर्किंग कैपिटल चाहिए फालतू की। आप बोलोगे सर हमको नहीं चाहिए, हमारा स्टॉक इनफ है हमारे पास, ऑलराइट। लेकिन उसी जगह मैं बोलता हूँ डेटर टर्नओवर रेशियो के लिए कि हाँ भाई अगर आप अपनी फर्म के डेटर्स को इजीली मैनेज करते हो, आप अपने उधार जो है फर्म्स का टाइमली आपको मिल जाता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कम? आप बोलोगे सर कम है। तो ऑब्वियस ही बात है, जितनी मेरी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उतना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट मुझे कम होगा, ऑलराइट। उसके बाद इन्फ्लेशन। सर इन्फ्लेशन मतलब क्या? इन्फ्लेशन का मतलब क्या? राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज। अगर आप मेरे को बताओ रॉ मटेरियल का प्राइस रातों रात बढ़ जाए, हम देखते हैं ना कभी कभी पेट्रोल डलवाने जाते हैं, आगे घर वाले बोलते हैं कि यार कल से पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो कल डलवा लेना, कल पेट्रोल महंगा हो रहा है तो तू आज डलवा ले रात को कल अगर पेट्रोल 2-5 रुपये महंगा हो रहा होगा ना, सब लोग आज लाइन में जाके टैंकियां फुल करवाएंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि आपको पता है महंगाई बढ़ गई है। तो वैसे ही अगर आपको पता है कि 10 दिन के बाद आपका रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, अभी आपका रॉ मटेरियल 10,000 का है, 10 दिन के बाद आपको पता चलता है वो 20,000, 10,000 का सामान 15,000 का हो जाएगा, ऑब्वियसली बात आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो अभी के टाइम पे आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर हम लोग 10,000 रुपये में इतना रॉ मटेरियल, हम लोग कम से कम 80-90 हज़ार का रॉ मटेरियल बना लेंगे ताकि हमको 6-7 महीने की दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम, यहाँ पर आप लोग बच जाते हो कि इन्फ्लेशन अगर होगी तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको और पैसे खर्चने पड़ेंगे ना उसी सामान को। पहले जो सामान आप 10 में खरीदे थे, अब आपको वही सामान 15 में खरीदना, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। इन्फ्लेशन हो गया तो 8 पॉइंट समझ गए, 4 और रह गए, जस्ट 4 और। मेरा काम है सारे बताना, तुम्हारा काम है इन 12 में से 6 ऐसे चूज करो जो तुमको इजीली मेमोराइज हो। मुझको तो 12, मेरे पास देखो मैं हूँ बड़ा, ऑब्वियसली बात है मैंने इस चीज़ को बड़ी बार पढ़ा है तो मुझे याद हो रहे हैं 12 पॉइंट्स। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, हर बच्चे की अपनी अपनी शक्ति है, लेकिन मेरी तरफ से एक चीज़ रहती है कि 6 पॉइंट मिनिमम हर बच्चे को। आगे आप 10 करो 12 करो आप पे है, लेकिन मिनिमम 6 पॉइंट्स करना ज़रूरी है। एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 लिख के आओगे तो नंबर भी 5 ही मिलेंगे, पहले बता रहा हूँ, ऑलराइट। उसके साथ बिजनेस साइकिल की फ्लक्चुएशन। बिजनेस साइकिल अगर आपको पता हो, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। एक बिजनेस साइकिल होता है, ये 4 फेजेस होते हैं इसके अंदर। ये होता है आपका बूम फेज, ये होता है आपका डिप्रेशन, ये होता है आपका रिसेशन, और ये होता है आपका ग्रोथ। होता क्या है देखो, अगर आपका बिजनेस आपको पता है बूम पीरियड में चल रहा है, बूम का मतलब होता है सबके पास खुला पैसा, सब पैसा खर्चना चाहते हैं, आपकी सेल ज़्यादा, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा,
आपका जो एक्सपेंसेस है ज़्यादा, उस समय क्या करोगे? ऑब्वियसली बात, आप बोलोगे सर इतना कुछ करना तो वर्किंग कैपिटल तो ज़्यादा चाहिए मेरे को, हाथ में पैसा चाहिए तभी तो ये सब होगा। लेकिन इसका ऑपोजिट, डिप्रेशन मीन्स डूब गए, दुनिया खत्म हो गई भाई। ग्रेट डिप्रेशन जैसे आया था ना, जब पिछले चैप्टर हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, ग्रेट डिप्रेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ग्रेट डिप्रेशन में क्या होता है कि हाँ भैया उस समय क्या हो, लोगों की नौकरियां नहीं है, लोगों का पैसे नहीं है, लोग कुछ खा नहीं सकते, फर्में बंद है। उस समय क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, कुछ है ही नहीं, प्रोडक्शन नहीं है, सेल नहीं है, डिमांड नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल क्यों ज़्यादा चाहिए? वर्किंग कैपिटल भी आप बोलोगे सर कम ही रखो इस समय। तो ये भी डिपेंड करता है कि बूम पीरियड के अंदर, अगर आप यहाँ से समझ गए हो तो यहाँ मैं तब भी लिखूंगा आपके लिए, ठीक है ना। चीतो ध्यान रखो अपना, चीतो अपना फोकस बनाओ यार, ठीक है। बूम में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, ठीक है। डिप्रेशन में या रिसेशन में वर्किंग कैपिटल कम। ऑलराइट, उसके बाद क्रेडिट अलाउ। अलाउ का मतलब, अवेल का मतलब हम ले रहे हैं, अलाउ का मतलब हम दे रहे हैं। अब हमने अपने बंदों को, जो हमारे पास लोग आते हैं, अगर हमने सप्लाई जिनको करना, उनको क्रेडिट देना, ठीक है। जो फर्म क्रेडिट ज़्यादा देगी, इसका मतलब उनके हाथ में पैसा कम रहेगा, क्योंकि ज़्यादा मेरे डेटर बढ़ रहे हैं ना मेरे, क्योंकि मैंने उनसे पैसा लेना, मेरे डेटर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ऑब्वियसली बात है मेरे पास पैसा कम रहेगा हाथ के अंदर। सो क्रेडिट अलाउ करने का मतलब हो गया कि जितना आप ज़्यादा क्रेडिट अलाउ ज़्यादा करोगे, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए आपको फिर, क्योंकि डेटर बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में पैसा नहीं है, आपने सारा पैसा तो उनको आपने तो उधार ही दे दिया, उन्होंने पैसे ही नहीं दिए आपके। लेकिन अगर आपका अच्छी क्रेडिट पॉलिसी है, आप क्रेडिट अलाउ नहीं करते हो इजीली, आप नहीं देते हो इतना पैसा, तो आपको सारा कैश ही मिलता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, ये आपको समझ लो। ऑल राइट, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल्स। रॉ मटीरियल ईजीली अवेलेबल है, आपको दिक्कत नहीं होती लेने में, ठीक है ना, आपको आराम से मिल जाता है, तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेरे को चाहिए नहीं है, तो मेरे को इजीली मिल जाता है। लेकिन आपको पता है रॉ मटेरियल मिलने में टाइम लगता है, आपको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मुझे 2-2 महीने लगते हैं, वेला बैठा रहता हूँ सर में। तो मैं कोशिश क्या करूँगा, मैं अभी रॉ मटेरियल, अभी मैं इतने फंड्स रखूँगा वर्किंग कैपिटल के कि मैं रॉ मटेरियल कम से कम भी 2-3 भी छोड़ो, मैं 6 महीने का डाल दूँ, कि जब तक मेरे को नया रॉ मटेरियल आए ना, मेरे पास पुराने वाले का थोड़ा बहुत स्टॉक हो, कि मैं 1-15 दिन चला दूँ, डिले भी हो जाए तो। ऑल राइट, उसके साथ लास्ट पॉइंट आता है आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। जो बिजनेस को दिखता है मेरा ग्रोथ है, ग्रोथ इन नियर फ्यूचर आ रहा है, मेरा ग्रोथ, मेरा ग्रोथ आने वाली है, ग्रोथ इन नियर, मेरी फ्यूचर में ग्रोथ है 1-2 साल के बाद, तो मैं अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर लूँगा। अगर मुझे दिखता है मेरी ग्रोथ प्रोसीजर अभी नहीं है, तो मैं अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम कर लूँगा। एंड दिस ब्रिंग्स द आपका एंड टू द चैप्टर, आई नो। हाँ, ये आपका एंड हो गया चैप्टर, इसके अंदर सब कुछ मैंने आपको बता दिया फैक्टर्स के अंदर से। इसमें से आप देखो, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के अंदर एक ये 2, ये 3, 4, 5 पॉइंट तो सेम ही है भाई, 5 पॉइंट तो सेम हो गए, तो याद करने के लिए 2-3 पॉइंट रह गए आपके लिए। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर इजीली समझ आ गया होगा। मैं नहीं चाहता आप लोग कहीं पीछे छूट जाओ। चैप्टर नंबर 9 भी खत्म हो गया, 2 चैप्टर आ गए बिजनेस स्टडीज़ के, फिर बिजनेस स्टडीज़ को रैप अप करेंगे। ऑलराइट, टिल देन अपना ध्यान रखेंगे मेरे चीते, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। प्री बोर्ड 1 आपके आने वाले हैं, प्री बोर्ड 2 भी आने वाले हैं। अपने आप को ऐसी तैयार करो कि भाई तुम तोड़ो और फोड़ो। मेरे स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ 100 में से 100 नंबर लेके बिजनेस स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स में भी। Economics may be, it's not maybe, it's may be, it means also. All right, so till then अपना ध्यान रखो, गुड बाय।